भगवान कह जाने वाले डॉक्टर का भयानक सच। शहर का सबसे प्रतिष्ठित आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपनी आधुनिक सुविधाओं और मरीजों के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी पहचान थे डॉ. राजन वर्मा, बाल रोग विशेषज्ञ और नवजात शिशुओं के सर्जन। 50 वर्षीय डॉ. वर्मा की छवि एक देवतुल्य डॉक्टर की थी, जिन्हें लोग बच्चों का मसीहा कहते थे। हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में नर्स प्रिया शर्मा ने अपनी ड्यूटी संभाली। वह 6 महीने पहले इस हॉस्पिटल में आई थी और डॉ. वर्मा की टीम का हिस्सा थी। आज उसकी नाइट शिफ्ट थी। रात के 11 बजे प्रिया ने देखा कि डॉ. वर्मा पीडियाट्रिक वार्ड से एक नवजात शिशु को ले जा रहे थे। बच्चा प्रीमेच्योर था और उसकी हालत स्थिर थी। प्रिया को आश्चर्य हुआ क्योंकि उस बच्चे की कोई सर्जरी शेड्यूल नहीं थी। डॉ. वर्मा, क्या इस बेबी की कोई इमरजेंसी है? प्रिया ने पूछा। डॉ. वर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस रूटीन चेकअप है प्रिया, तुम अपना काम देखो। लेकिन प्रिया ने देखा कि डॉ. वर्मा बच्चे को ऑपरेशन थिएटर की ओर ले गए। 2 घंटे बाद जब वे लौटे तो उन्होंने प्रिया को बताया कि बच्चा ऑपरेशन के दौरान हार्ट फेल होने से मर गया। प्रिया हैरान रह गई। पर सर, उस बच्चे की तो कोई सर्जरी नहीं थी, वह तो बस ऑब्जर्वेशन पर था। डॉ. वर्मा का चेहरा गंभीर हो गया। प्रिया, तुम अभी नई हो, कभी कभी प्रीमेच्योर बेबीज में अचानक कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। यह मेडिकल साइंस है। लेकिन प्रिया का दिल नहीं माना। उसने पिछले 6 महीनों के अपने अनुभव को याद किया। कितने बच्चे जो पूरी तरह स्वस्थ लग रहे थे, उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। और हैरानी की बात यह थी कि ये सभी मौतें रात की शिफ्ट में हुई थीं, जब डॉ. वर्मा अकेले ऑपरेशन करते थे। अगले दिन प्रिया ने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में जाकर पिछले 1 साल के डेटा का अध्ययन किया। उसने पाया कि डॉ. वर्मा द्वारा किए गए ऑपरेशंस में मृत्यु दर 40% थी, जबकि बाकी डॉक्टर्स की 2% थी। 86% मौतें रात के समय हुई थीं। ज्यादातर मामले ऐसे बच्चों के थे जिनकी सर्जरी जरूरी नहीं थी। परिवारों को हमेशा अचानक कॉम्प्लिकेशंस बताया गया। प्रिया ने हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को यह जानकारी दी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। डॉ. वर्मा हमारे सबसे सीनियर डॉक्टर हैं, सीईओ ने कहा। उन्होंने इस हॉस्पिटल को बनाया है। तुम्हारे आरोप बहुत गंभीर हैं। निराश प्रिया ने एक और रास्ता अपनाया। उसने उन परिवारों से संपर्क किया जिनके बच्चों की मृत्यु डॉ. वर्मा के ऑपरेशन के बाद हुई थी। उसकी मुलाकात रवि और सीमा से हुई, जिनका 3 साल का बेटा आर्यन 2 महीने पहले मरा था। रवि ने बताया, आर्यन को सिर्फ टॉन्सिल्स की समस्या थी। डॉ. वर्मा ने कहा कि यह छोटी सी सर्जरी है, लेकिन ऑपरेशन के बाद वह कभी नहीं उठा। सीमा रोते हुए बोली, डॉ. वर्मा ने कहा कि एनेस्थीसिया से रिएक्शन हुआ, पर आर्यन पहले भी 2 बार एनेस्थीसिया ले चुका था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रिया ने उन्हें अपनी शंका बताई। रवि और सीमा हैरान रह गए। पर डॉ. वर्मा तो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। रवि ने कहा, क्या भगवान इतने बच्चों को मार देते हैं? प्रिया ने सीधा सवाल किया। प्रिया, रवि और सीमा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अगली बार जब डॉ. वर्मा किसी स्वस्थ बच्चे को रात में ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे, तो प्रिया ऑपरेशन थिएटर में छिपकर वीडियो बनाएगी। मौका 1 हफ्ते बाद आया। रात के 1 बजे डॉ. वर्मा ने एक 5 साल की बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया। बच्ची को सिर्फ अपेंडिक्स की समस्या थी, जो कि एक रूटीन ऑपरेशन था। प्रिया ने अपना फोन छिपाया और ऑपरेशन थिएटर के स्टोर रूम में घुस गई, जहां से उसे पूरा थिएटर दिख रहा था। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। जो कुछ उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। डॉ. वर्मा ने बच्ची को एनेस्थीसिया दिया और फिर उन्होंने जानबूझकर उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम कर दी। बच्ची का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। कोड ब्लू, कोड ब्लू, डॉ. वर्मा ने घबराई हुई आवाज में कहा। पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है। नर्सेस भागी भागी आईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्ची की हार्ट बीट रुक गई थी। डॉ. वर्मा ने सबको बताया कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी, लेकिन प्रिया जानती थी कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। अगली सुबह प्रिया ने वीडियो को सेव किया और रवि सीमा के साथ पुलिस स्टेशन गई। इंस्पेक्टर सिंह ने वीडियो देखा और तुरंत कार्रवाई की। डॉ. वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उनके घर और ऑफिस की तलाशी ली तो एक और डरावना सच सामने आया।
डायरी का रहस्य और गहराता रहस्य पुलिस की तलाशी में डॉ वर्मा के घर से एक डायरी बरामद हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। यह कोई साधारण डायरी नहीं थी। इसमें हर उस बच्चे का विस्तृत ब्यौरा था जिसे उन्होंने मारा था। हर पन्ने पर एक बच्चे का नाम, उम्र, बीमारी और प्रक्रिया का समय लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर सिंह ने डायरी का पहला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, आज पहला प्रयोग पूरा हुआ। मरीज नीरज, उम्र 2 साल, बीमारी निमोनिया, प्रक्रिया का समय 47 मिनट, सफलता। प्रिया ने यह पढ़कर सिहरन महसूस की। यह तो एक प्रयोग जर्नल है। डायरी के आखिरी पन्ने तक पहुंचने पर पता चला कि डॉन्डाइस वर्मा ने 127 बच्चों को मारा था। हर एंट्री में सफलता या विफलता लिखा हुआ था। जब पुलिस ने डॉन्च वर्मा के बैंक अकाउंट्स की जांच की तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उनके अकाउंट में विदेशों से आए हुए करोड़ों रुपए थे, सब एक ही कंपनी से, ग्लोबल मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन। इंस्पेक्टर सिंह ने डॉन वर्मा से पूछताछ की। यह ग्लोबल मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन क्या है? डॉ वर्मा ने गर्व से जवाब दिया, यह दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उनके लिए काम करता हूं। क्या काम? एक नई एनेस्थीसिया दवा पर रिसर्च। उन्हें बच्चों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना था। प्रिया चीख पड़ी, तुमने 127 बच्चों की जानें सिर्फ एक दवा के टेस्ट के लिए ले ली? डॉ वर्मा ने बिना किसी पछतावे के कहा, यह विज्ञान की सेवा है। इन बच्चों की मौत से हजारों बच्चों की जान बचेगी। पुलिस ने ग्लोबल मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन की जांच शुरू की। पता चला कि यह एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया का छद्म नाम था जो इलीगल मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स करवाता था। इस बीच हॉस्पिटल के कुछ और डॉक्टर और नर्सें आगे आए जिन्हें डॉ वर्मा के बारे में शक था। डॉ शर्मा, जो हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन थे, ने बताया, मुझे 3 साल से शक था, लेकिन डॉक्टर वर्मा इतने ताकतवर थे कि कोई कुछ नहीं कह सकता था। जो भी उनके खिलाफ बोलता उसे नौकरी से निकाल दिया जाता या फिर उसकी प्रैक्टिस बर्बाद कर दी जाती। नर्स मीना ने रोते हुए बताया, मैंने 1 साल पहले एक बच्चे को बचाने की कोशिश की थी। डॉ वर्मा ने मुझे धमकाया कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। पुलिस ने डॉ वर्मा के कंप्यूटर से ईमेल्स रिकवर किए जिनमें ग्लोबल मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को डिटेल्ड रिपोर्ट्स थीं। हर रिपोर्ट में बच्चों की मौत का विस्तृत विवरण था। कितना एनेस्थीसिया दिया गया, कितने समय में मौत हुई, क्या सिम्टम्स थे। एक ईमेल में लिखा था, सब्जेक्ट बैच 23, रिजल्ट्स, नए फॉर्मूला एक्स वंडर 27 का टेस्ट सक्सेसफुल रहा। 5 पेशेंट्स में से 4 की 30 मिनट में मौत, 1 बचा रहा। शायद डोसेज कम था, अगले बैच में डोसेज बढ़ाएंगे। इंस्पेक्टर सिंह ने इंटरपोल को सूचना दी। पता चला कि ग्लोबल मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ कई देशों में केसेस चल रहे थे। वह एक इंटरनेशनल मेडिकल माफिया थी जो गरीब देशों के डॉक्टरों को पैसे देकर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करवाती थी। डॉ वर्मा के केस ने पूरे देश में तूफान ला दिया। मीडिया हर दिन नए खुलासे कर रही थी। सोशल मीडिया पर जे डॉक्टर डेविल और डांग्स सेव आवर चिल्ड्रन ट्रेंड कर रहा था। पीड़ित परिवारों ने एक समूह बनाया और सामूहिक रूप से कोर्ट में केस किया। रवि, जिसका बेटा आर्यन मरा था, ने मीडिया को बताया, हम डॉ वर्मा को भगवान मानते थे। हमने उसे अपने बच्चे की जान सौंपी और उसने हमारा विश्वास तोड़ा। इस बीच जेल में डॉ वर्मा का मनोवैज्ञानिक टेस्ट हुआ। मनोचिकित्सक की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। डॉ वर्मा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। उन्हें लगता है कि वह ईश्वर हैं और उन्हें मनुष्यों पर प्रयोग करने का अधिकार है। उनमें कोई पछतावा नहीं है। जब इंस्पेक्टर सिंह ने डॉमन वर्मा से पूछा कि उन्होंने यह सब क्यों किया, तो उनका जवाब था, विज्ञान के लिए सब कुछ जायज है। ये बच्चे तो मर ही जाते अस्पतालों में, कम से कम उनकी मौत से कुछ रिसर्च तो आगे बढ़ी। प्रिया, जिसने यह सब उजागर किया था, को थ्रेट्स मिलने लगी। एक अनोनिमस कॉल आया, तुमने बहुत बड़ा खेल बिगाड़ दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन प्रिया डरी नहीं। उसने पुलिस प्रोटेक्शन में रहते हुए केस को कोर्ट तक पहुंचाने का फैसला किया। अगली सुनवाई में जब सभी सबूत पेश किए गए तो डॉ वर्मा ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। अंतर्राष्ट्रीय साजिश और न्याय की लड़ाई कोर्टरूम में सन्नाटा छाया हुआ था। डॉ वर्मा ने जज की तरफ देखा और एक चौंकाने वाला बयान दिया, मैं अकेला नहीं हूं, पूरे देश में 12 और डॉक्टर इस रिसर्च में शामिल हैं। हम सभी ग्लोबल मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के लिए काम करते हैं। यह सुनते ही कोर्टरूम में हड़कंप मच गया।
इंस्पेक्टर सिंह ने तुरंत सीबीआई को सूचना दी। अब यह केस राज्य पुलिस से बढ़कर एक राष्ट्रीय स्तर का मामला बन गया था। सीबीआई की टीम ने डॉनोटू वर्मा के दिए गए नामों पर छापेमारी शुरू की। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर बड़े शहर से एक एक डॉक्टर गिरफ्तार किया गया। सभी प्रतिष्ठित अस्पतालों के नामी डॉक्टर थे। गिरफ्तार डॉक्टरों की सूची में शामिल थे डॉ. अजय मेहता, दिल्ली, कार्डियोलॉजिस्ट; डॉ. प्रिया देशपांडे, मुंबई, न्यूरोसर्जन; डॉ. के. राजगोपाल, चेन्नई, ऑन्कोलॉजिस्ट; डॉ. अमित शर्मा, कोलकाता, ऑर्थोपेडिक सर्जन। हर डॉक्टर के घर से समान डायरियां और ग्लोबल मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन से मिले पैसों के रिकॉर्ड बरामद हुए। इंटरपोल की मदद से पता चला कि यह संगठन स्विट्जरलैंड से ऑपरेट कर रहा था और इसके पीछे एक bड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल था। उनका मकसद इलीगल मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए नई दवाओं का टेस्ट करना और फिर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचना था। कोर्ट की कार्यवाही, केस की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही थी। सीबीआई ने 500 से ज्यादा पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज किए थे। हर परिवार की कहानी दिल दहला देने वाली थी। रवि और सीमा ने कोर्ट में गवाही देते हुए कहा, हमने डॉ. वर्मा पर भरोसा किया क्योंकि वह हमें भगवान लगते थे। उन्होंने न सिर्फ हमारे बेटे को मारा बल्कि हमारे विश्वास को भी तोड़ा। प्रिया, जिसने यह केस उजागर किया था, को अब पुलिस सुरक्षा में रहना पड़ रहा था। उसे कई धमकी भरे फोन आ चुके थे। एक फोन में कहा गया था, तुम्हें पता है तुमने किसके खिलाफ विसल ब्लो किया है? यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। डॉ. वर्मा का बचाव। डॉ. वर्मा के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल मानसिक रूप से बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है, सजा की नहीं। लेकिन कोर्ट ने मनोचिकित्सक की रिपोर्ट पेश की जिसमें साफ लिखा था कि डॉन वर्मा पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें अपने कर्मों का एहसास है। नया खुलासा, जब सीबीआई ने ग्लोबल मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के बैंक रिकॉर्ड्स ट्रेस की तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस संगठन ने भारत के 3 बड़े नेताओं और 2 ब्यूरोक्रेट्स को भी पैसे दिए थे ताकि वे इन इलीगल एक्टिविटीज पर नजरें मूंदे रखें। सीबीआई ने तुरंत इन नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया। देश भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत सरकार से संपर्क किया और ग्लोबल मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन की पेशकश की। इस ऑपरेशन में अमेरिका की FBI और यूरोप की यूरोपोल भी शामिल हुई। 1 महीने के अंदर स्विट्जरलैंड में ग्लोबल मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के मुख्यालय पर छापा पड़ा और उसके संस्थापक कार्ल मुलर को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित परिवारों का आंदोलन। पूरे देश में पीड़ित परिवारों ने एकजुट होकर बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया। उनकी मांगें थीं: 1. सभी दोषी डॉक्टरों को उम्र कैद की सजा। 2. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में सुधार। 3. अस्पतालों में सख्त निगरानी व्यवस्था। 4. पीड़ित परिवारों को मुआवजा। प्रिया की सुरक्षा। प्रिया को अब 24/7 पुलिस सुरक्षा में रहना पड़ रहा था। एक रात जब वह अपने नए सुरक्षित ठिकाने पर सो रही थी, उसके फ्लैट की दीवार पर एक धमकी भरा संदेश लिखा मिला, विसल ब्लोअर्स डोंट लिव लॉन्ग। सीबीआई ने प्रिया का लोकेशन बदल दिया और उसे विदेश जाने का ऑफर दिया, लेकिन प्रिया ने कहा, मैं यहीं रहूंगी और इस केस को अंत तक लड़ूंगी। मैं उन 137 बच्चों की आवाज बनकर रहूंगी। फैसले का दिन। 6 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने का दिन तय किया। पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा था। क्या डॉ. वर्मा और उनके साथी डॉक्टरों को सजा मिलेगी? क्या पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा? ऐतिहासिक फैसला और नई शुरुआत। फैसले का दिन आ गया था। कोर्टरूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। जज साहब के चेहरे पर गंभीरता थी। पूरा देश इस फैसले की प्रतीक्षा कर रहा था। फैसला सुनाने से पहले कोर्टरूम में डॉ. वर्मा और अन्य 12 डॉक्टर मौजूद थे। सामने पीड़ित परिवारों की भीड़ थी। प्रिया इंस्पेक्टर सिंह के बगल में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत दृढ़ता थी। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। यह केस सिर्फ 127 बच्चों की हत्या का नहीं है, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। जब एक डॉक्टर जिस पर समाज विश्वास करता है वही भक्षक बन जाए तो यह पूरे सिस्टम की विफलता है। सजा। डॉ. राजन वर्मा और अन्य 12 डॉक्टरों को दोषी पाया गया। 127 बच्चों की हत्या के आरोप में उम्र कैद, जीवन कारावास। अवैध चिकित्सा प्रयोगों के आरोप में 20 साल की कैद।
भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में 10 साल की कैद, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और पीड़ित परिवारों को मुआवजे के रूप में दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्विट्जरलैंड में ग्लोबल मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक कार्ल मुलर को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अमेरिका और यूरोप में भी इस संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। मेडिकल सिस्टम में बदलाव। इस केस के बाद भारत की मेडिकल व्यवस्था में बड़े बदलाव आए। 1. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का पुनर्गठन किया गया। 2. राष्ट्रीय चिकित्सा निगरानी प्रणाली शुरू की गई। 3. सभी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए गए। 4. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कानून लागू किया गया। 5. सभी चिकित्सा शोधों के लिए सख्त नैतिक दिशा निर्देश बनाए गए। प्रिया का नया जीवन। प्रिया ने बचपन बचाओ ट्रस्ट की स्थापना की, जो बच्चों के अधिकारों और चिकित्सा सुरक्षा के लिए काम करता है। उसे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज प्रिया देश भर के अस्पतालों में चिकित्सा नैतिकता पर वर्कशॉप आयोजित करती है और व्हिसल ब्लोअर्स की मदद करती है। पीड़ित परिवारों को न्याय। रवि और सीमा ने अपने बेटे आर्यन की याद में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। अन्य पीड़ित परिवारों ने मिलकर 120 एंगल्स मेमोरियल बनाया, जहां हर साल उन बच्चों को याद किया जाता है जो डॉ वर्मा के शिकार हुए। अंतिम संदेश। यह केस हमें सिखाता है कि अंधविश्वास और भरोसा अलग अलग चीजें हैं। सिस्टम में सुधार की जिम्मेदारी हम सबकी है। एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज को बदल सकता है। न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अन्याय सहना गलत है। डॉ वर्मा आज भी जेल में हैं, लेकिन उनमें कोई पछतावा नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने विज्ञान की सेवा की। इन बच्चों की मौत से मेडिकल साइंस आगे बढ़ेगा। लेकिन समाज ने उनके इस तर्क को ठुकरा दिया। आज भी जब किसी डॉक्टर पर शक होता है तो लोग कहते हैं, कहीं यह दूसरा डॉज वर्मा तो नहीं। प्रिया का संदेश स्पष्ट है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ। भविष्य की उम्मीद। आज भारत की मेडिकल व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। हर अस्पताल में नैतिकता समितियां काम कर रही हैं और मरीजों के अधिकारों का ख्याल रखा जा रहा है। प्रिया की कोशिशों से अब तक 50 से ज्यादा इलीगल मेडिकल प्रैक्टिसेस का पर्दाफाश हो चुका है और सैकड़ों लोगों की जानें बचाई जा चुकी हैं। एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज की दिशा बदल सकता है।